जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहली खबर असम राइफल से जुड़ी हुई। असम राइफल पूरी कोशिश कर रही है कि मणिपुर में शांति हो, लेकिन उसके बाद भी असम राइफल की ड्यूटी के दौरान बाधाएं पैदा की जा रही हैं। कुछ और तस्वीरें सामने आई मणिपुर से, जहां पर असम राइफल का एक जवान एलएमजी लेकर गाड़ी पर खड़ा है और औरतें और कुछ मणिपुर में मर्द जो हैं वो गाड़ी पे चढ़ते हैं, राइफल और हथियार छीनने की कोशिश करते हैं। कब तक ये बर्दाश्त किया जा सकता है मैं नहीं जानता कि कब सरकार जो है फ्री हैंड असम राइफल को देगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो ड्यूटी में बाधा बन रहे हैं। पूरा वीडियो आप देखिए। जवान करे तो क्या करे, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। जवान को गालियां दी जा रही हैं, जवान को धक्के दिए जा रहे हैं, जवान के साथ हाथापाई की जा रही है, लेकिन जवान बेबस है। अगर यही लोग पाकिस्तान में होते और पाक आर्मी के खिलाफ ऐसा करते तो शायद अंजाम कुछ और होता। वीडियो देखिए आप और कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और खबर असम राइफल से जुड़ी हुई। हम अक्सर देखते हैं कि असम राइफल नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती है। कई ऐसे मुहिम चलाई गई हैं जिसके जरिए नॉर्थ ईस्ट का युवा जो है वो स्किल्स को हासिल करता है। असम राइफल अक्सर प्रयास करती है कि जो युवा है वो इंडियन आर्मी में अफसर बने, जवान बने, या फिर देश के दूसरे हिस्से में जाकर अच्छी नौकरी करे, अच्छी सैलरी पाए। इसके लिए कई प्रोग्राम जो हैं वो असम राइफल की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से चलाए जाते हैं। और इसी बात की तारीफ करते हुए असम राइफल के ब्रिगेडियर प्रत्युष कुमार वाईएसएम ने कहा कि असम राइफल मणिपुर के युवाओं को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में गहराई से शामिल है और ये आईजीआर साउथ की ओर से एक ऐसा ही प्रयास है जिसमें हम बबलू के सहयोग से सुरक्षा समाधान प्रदान कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ सहायता भी प्रदान करते हैं। सुनिए सर ने क्या कुछ कहा। So you see, Assam Rifle has been deeply involved in providing skill development and vocational training to the youth of Manipur, and this is one such endeavor from the part of IGR South, wherein we are providing security solutions in collaboration with Mr. Bablu, wherein we provide some assistance, we provide some infrastructure, and he gets the skill set which will enable all these participants whom you met today to get gainful employment in all parts of the country. And the children that you met here are the children who've got offers from Calcutta, from Guwahati, from Imphal, and so many other places. And when they go and they represent their state, it will also open their eyes to the kind of development that the rest of the country is happening. So this is our involvement and a small effort on the part of Assam Rifle to provide some kind of employment opportunities to the youth. So let's stick ourselves to what we do here. We provide them with the area where we are able to give some kind of skill development. And if you see the more number of people that we engage in these endeavors,
obviously they have lesser incentive to get involved in other activities. So that is all that I have to say to them. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ और खास तस्वीरें आई हैं। भारत और सेशल्स की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 20 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, सहयोग और संयुक्त सैन्य अभियान चलाने की क्षमता को मजबूत करना है। आप इन अभ्यास की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इस अभ्यास में तीनों ही सेनाएं हिस्सा ले रही हैं और भारतीय सेना, थल सेना जो है और सेशल्स की जो सेना है, वो दोनों एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं उनको सीख रही हैं और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आपके सामने हैं। चलिए दोस्तों, ये खबर जो है बड़ी अहम है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब बीएसएफ के एक जवान से आरपीएफ के जवान भिड़ गए। आरोप है कि आरपीएफ के जवानों ने बीएसएफ के जवान की पिटाई की और उसे 8 घंटे तक हिरासत में रखा। घटना टाटा नगर रेलवे स्टेशन की है और बुधवार सुबह की है। बीएसएफ जवान आलोक रंजन अपने परिवार के साथ कटिहार एक्सप्रेस से बेगूसराय से टाटा नगर पहुंचे थे। इस दौरान वह सामान लेकर पैदल ही रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे और जैसे ही रेलवे के कर्मचारियों ने, आरपीएफ ने उनको देखा पैच। इसी दौरान आरपीएफ की महिला जवान आनंदिता बारिक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस पर दोनों के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद आरपीएफ के दूसरे जवान आ गए और फिर उन्होंने बीएसएफ के जवान के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। क्या मामला क्या था सर? जवान ने क्या कुछ सर, कहा? मैं बीएसएफ का जवान हूँ और मैं कटिहार 28-18-2 से आ रहा था बेगूसराय से, और जब मैं आया तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग गई। मैं क्या ये प्लेटफॉर्म से सामान उतारने लगा तो एक सामान बच गया। उसमें क्या की कि वो लेडीज़ कांस्टेबल थी, वो पैर से मार के उसके बाद मैंने जब उनका पैर हटाया तो उन्होंने कॉलर पकड़ लिया। उसके बाद मेरे साथ मारपीट करने लगी। मेरे बच्चे को भी मारा और मेरे पत्नी के साथ बदसलूकी की। तो उसी में शायद वो बैग से टकरा गई और गिर गई। बस इतना ही हुआ। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ बहुत मारा है, ये यहाँ लगी है, पैर में मारा है। 2-4 लोग उनके मिलके, उनके सहकर्मी थे या कौन थे, कुछ सिविल ड्रेस में थे, कुछ वर्दी धारक थे, पूरे पैर हाथ में पूरे मारे। और उसके बाद मेरे बच्चे को भी सर में मार दिए हैं और बीवी को भी अंगुली में लग गया है। और फिर उसके बाद मुझे हाजत में लाए आरपीएफ में, और उसके बाद 8 घंटे वहाँ बंद करके रखा बिना मतलब का। ये है फौज के रेस्पेक्ट। फौज में यही सब ये वर्दी धारक लोग रेस्पेक्ट करते हैं। क्या मामला क्या बताइए तो? सर, मामला ये है कि हम कल शाम में टाटा टू ये कटिहार ट्रेन से हमने बेगूसराय से टाटा के लिए रवाना हुआ। उसके बाद आज मॉर्निंग हम 8 साढ़े 8 के बीच टाटा नगर जंक्शन पहुँचे हैं। हमारा ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकी। वहाँ से हमारे पास लगेज ज़्यादा था। हमारे हस्बैंड से यही गलती हुई, वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रैक के द्वारा वो सामान ला रहे थे। उस दौरान एक लास्ट हमारा लगेज बचा हुआ था जिसको उन्होंने लेने के लिए आया। उतने में आरपीएफ की ये जो मैडम है, क्या नाम है उनका, वो मैडम आई है और बोलने लगी कि सामान तुम ऐसे कैसे ले जा रहे हो, नहीं ले जाओगे, पूरा सामान लेने लगे और पैर से वो सामान को ढक लिए। बस मेरे हस्बैंड का यही रिक्वेस्ट था, मैम एक सामान बचा है, मुझे इधर से ही ले जाने दो, नहीं तो फिर मुझे उतना घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, बस उसी में वो सामान ले रहे थे। मैडम का पैर हटा के सामान ले रहे थे। मैडम का कहना था कि तुमने हमें हाथ कैसे लगाया, हमें कैसे मारा,
क्योंकि वो उतना नीचे है, कैसे उनको, वो ट्रेन पे है, जो महिला पुलिस है वो ट्रेन पे चढ़ी हुई है, कैसे कोई उनको हाथ लगाएगा नीचे से। उतने में वो चिल्लाने लगी कि आरपीएफ के जवान जो भी है उसको कॉल करो, बुलाओ, तो इसने हमें मारा है, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। उतने में एक आम पब्लिक आया और मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ने के बाद उन्हें बहुत गंदी तरीके से मारा। उसका साथ दी है ये महिला कांस्टेबल जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम बीच में आए, मेरे गोद में बच्चा था, हम बीच में आने का मेरा यही रीजन था, जो भी मैटर है बैठ के सॉल्व करो या चल के कहीं बात करो, लेकिन ऐसा हाथापाई करने से नहीं होगा। उन्होंने क्या किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो होगा वही। इसी दौरान मुझे धक्का दे दी वो, मेरे गोद में बच्चा था छोटा 1.5 साल का, वो मेरे हाथ से गिर गया। जहाँ तहाँ मुझे भी चोट आई है, मेरे बच्चे के सर में चोट आई है। और इस दौरान फिर जब तक उनका आरपीएफ का जवान आया, वो दोनों, 2 वर्दी में थे, 2 बिना वर्दी के थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को खींचते हुए, मारते हुए पूरे आरपीएफ जो पोस्ट उनका है वहाँ ले गए हैं। अब वहाँ जाके हाजत में उनको बंद कर दिया गया। यही सब मामला है। अब इसमें ये मैडम का एलिगेशन जो भी है वो सब देख लीजिए। बस हमारा इतना ही कहना है कि सिर्फ यहाँ पे वर्दी का रौब दिखाया गया है और ये हमारे साथ गलत हुआ है। मेरे हस्बैंड बोलते रहे कि मैं खुद एक बीएसएफ का जवान हूँ, तो ठीक है, जो भी मैटर हुआ है आपकी तरफ से मेरी ही गलती है, चलो हम सॉरी बोलते हैं, माफ करते हैं, जो भी है मैटर को खत्म करो। लेकिन मैडम अपने वर्दी का रौब दिखा के मेरे हस्बैंड को बहुत पिटवाया है अपने 2 जवानों से, और भी 2 वहाँ पे आम पब्लिक थे उनसे। अब सर मुझे न्याय चाहिए। मैं आज ड्यूटी में थी, नाम है मेरा निंदा बारी, ड्यूटी में थी। ड्यूटी के दौरान वो आदमी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया, हाथ उठाया, बस उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की। उनका परिवार का कहना है कि आपने सबसे पहले उनके साथ मारपीट किया। नहीं सर, मेरा जो बोला था, मेरे वो खुद हमारे। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर। मुझे मौका मिला पहली बार कि मैं एक साथ कम से कम 15 से 20 अग्निवीरों के साथ बातचीत करूं, और वो भी सर्विंग वाले। मौका मिला, मैंने उनके साथ बातचीत की, अलग अलग लाइनों में बैठकर, बैरकों में, ट्रेनिंग सेल में बैठकर, काफी अच्छी बातचीत रही। काफी अच्छा भी बच्चे कर रहे हैं। कुछ हैं इंस्ट्रक्टर्स का कहना कि कुछ हैं जिन्होंने मान लिया कि हमने जाना ही है, लेकिन बच्चे अच्छे भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम आई, तो मुझे लगा कि उसके ऊपर मैं थोड़ी आपके साथ बातचीत करूं। उनका कहना है कि सर, और नहीं, हमें एक जो छुट्टी वाला जो हमारा इश्यू है ना, इसके ऊपर थोड़ी आप राजन कोचर सर से बात करके इसको उठाइए, क्योंकि 30 दिन छुट्टी हमें मिल रही है सर, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बुरा सामने वाला बोला 90 दिन छुट्टी जा रहा है, वो काम वही कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं, सेम क्वार्टर गार्ड, सेम एमटी, सेम गन शेड, हमें वही काम करना है। बोला वो 90 दिन छुट्टी जा रहे हैं, हम बोला 30 दिन छुट्टी मिल रही है, कम से कम 50, 55, 60 दिन तो सरकार हमारी करे। हम और कुछ नहीं सरकार से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत पूरा लंबा वक्त जो होता है वो यूनिट में ही हो जाता है, रहते रहते तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। कोई पॉसिबिलिटी देखें सर, फर्स्ट बैच में तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन सेकंड थर्ड बैच तक कुछ ऐसा हो कि लीव और सैलरी का जो इश्यू है इसे सरकार सॉल्व करे। देखिए राजेश जी, हमने आपके प्रोग्राम में, बिल्कुल चैनल पे हमने काफी प्रोग्राम्स किए हैं अग्निवीर पे, और ये मुद्दा भी हमने एक टाइम पे, आपको याद है, कुछ महीने पहले हमने उठाया था, और एक चीफ की स्टेटमेंट आई थी उस टाइम पे। चीफ ने स्टेटमेंट दी थी कि हमने इस पॉइंट को नोट कर लिया है और हम इस कोशिश करेंगे कि इनकी जो छुट्टी है वो 30 दिन से 60 दिन तक बढ़ाएंगे। तो इस टाइप की एक अनाउंसमेंट आई थी, जहां तक मुझे याद है जी। पर उसके बाद 4 साल अभी इनके होने वाले हैं, और आई थिंक ये जितने भी चेंजेस हैं वो रिव्यू कमेटी बैठ के उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसको रिपोर्ट आज गवर्नमेंट के टेबल पर है, गवर्नमेंट ने, और मुझे पूरी उम्मीद है, तो ये एक क्लासिफाइड है, किसी को जानकारी नहीं है उस रिपोर्ट के अंदर क्या है जी, बट मेरा अंदाजा ये है कि उसमें छुट्टी का भी एक क्लॉज है कि इनकी छुट्टी को 60 दिन के लिए बढ़ाया जाए, और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का भी
क्लॉज है कि इसको 4 साल से 5 साल किया जाए ओके और जो इनकी जो परसेंटेज रिटेंशन है उसको 25% से 50% किया जाए। सुनने में यह आया कि ये चेंजेस पॉसिबल हैं। ओके तो अगर ये चेंजेस पॉसिबल है तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये स्कीम को हम थोड़ा इसको मजबूत कर पाएंगे, बिकॉज आज की डेट में जिस फॉर्म में ये स्कीम है ये देश की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। जी इसको मेरा जो मानना है, मैं आज तक मानता हूँ, जब से ये स्टार्ट हुई थी स्कीम, आप जानते हैं मेरे इसको व्यूज बहुत। के ऊपर है, नो डाउट सर। कांस्टेंट व्यूज रहे। मैं अपने व्यूज ने कभी मैंने बदला नहीं है, लोगों को मैंने बदलते देखा है। एक हवा आती है तो प्रो अग्निवीर हो जाता है, एक हवा आती है तो एंटी अग्निवीर हो जाता है। तो उसको मेरे व्यूज कांस्टेंट रहे यहाँ पे, और मैं शुरू से मानता हूँ कि ये स्कीम आपको लानी ही नहीं चाहिए थी। नहीं और बिल्कुल जब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, इसको ऑपोजिशन ने भी इसको बहुत खींचा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट इसके ऊपर ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाई। एक इम्प्रेशन देने के लिए ऑपोजिशन को, लोगों के हम ऑपोजिशन के प्रेशर में आके कर रहे हैं। ओके तो मुझे ये लगता है कि ये जो 4 साल का वक्त हो गया है, ये अभी एक राइट टाइम है ये सारे चेंजेस या जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास गई है उनको एक्सेप्ट करने के लिए। जी एक जनरल नरावने की किताब भी इस पे कंट्रोवर्शियल हो गई थी। बिल्कुल जब किताब के कुछ एक्सर्प्ट्स आए थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये स्कीम तो फौज को चाहिए नहीं थी, और स्पेशली नेवी और एयरफोर्स ने तो कभी भी मांग नहीं करी थी। जनरल रावत का आइडिया था ये स्कीम को आगे लेके आने के लिए, और आपको याद होगा उस टाइम पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा था, टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी, बिल्कुल सर। हाँ, उस टाइम पे अग्निवीर का वर्ड नहीं आया था, टूर ऑफ ड्यूटी। जब वेटरन्स ने इसका बहुत निंदा करी कि ये कोई मजाक थोड़ी है कि आप इसको फौज को एक टूर ऑफ ड्यूटी बना दें, तो वो वर्ड को निकाल के अग्निवीर का वर्ड उसको डाल दिया। वर्ड ही बदला, जी स्कीम नहीं बदली। तो इसमें एक बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरी जो एनसीओस थे और जो जेसीओस थे उनके साथ भी बातचीत हुई, मैंने उनको बैठाया, उनके साथ भी फीडबैक किया। तो उन्होंने कहा सर कि अब हमने इनको सिखाया, बोला 2-3 साल से हम इनको सिखा रहे हैं, अब ये चले जाएंगे, फिर बोला एक नया बैच आएगा, फिर हमें उसको सिखाना पड़ेगा, फिर अगला आएगा, फिर हमें सिखाना पड़ेगा। हालात ये हो चुके हैं कि रेजिमेंट में कोई सिपाही है ही नहीं, सब लेंस नाइक और नाइक से ऊपर है, क्योंकि 2019 के बाद कोई आया ही नहीं, और ये 7 साल का 8 साल का गैप बहुत ज्यादा है। बोला हमारा तो पूरा रैंक स्ट्रक्चर ही खराब हो गया है, ये अगर आते हैं परमानेंट होकर तो ये पहले साल में ही लेंस नाइक और हवलदार तक पहुंच जाएंगे, इन्हें पता क्या होगा। ये एनसीओ और जेसीओ की जो सोच है, क्योंकि वो उन्होंने तो असली डील करना है, वो कह रहे हैं कि सब कैसे करें, कोई जवान बचा ही नहीं है, जो है वो अग्निवीर है, ये भी चले जाएंगे, फिर आएंगे लौटकर, और फिर 1 साल 2 साल के अंदर हवलदार तक पहुंच जाएंगे। क्या एक्सपीरियंस होगा उनके पास? अब आप देख लीजिए कि जब एक टॉप डाउन आपकी अप्रोच आती है, जो भी स्कीम्स सक्सेसफुल होती है, मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप इसको स्टडी भी कर लीजिए, हिस्टोरिकली भी कर लीजिए, जी इसको बॉटम्स अप अप्रोच से स्कीमें आपकी बदली जाती है। मींस रियलाइजेशन नीचे से आती है कि भाई कुछ सही नहीं है फौज में और इसमें बदलाव की जरूरत है, ऊपर से नीचे नहीं आती है। और वही बदलाव सक्सेसफुल होता है, बिकॉज देखिए चेंज मैकेनिज्म और चेंज मैनेजमेंट भी एक बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसको मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, हर एक कॉरपोरेट इसमें को स्टडी करता है। चेंज लाने से पहले आपको उस चेंज को सक्सेसफुल बनाना, कैसे बनाओगे आप। लाने के लिए तो कोई भी चेंज ले आता है, हर एक कमांडिंग ऑफिसर आता है यूनिट में और वो बदलता है, बदल डालो, सब कुछ बदल डालो।
विदाउट रियलाइजिंग कि भाई तुम अभी यहाँ जुमा आए हो यूनिट में, अपना थोड़ा जी। अपने इसको यूनिट को एक बार समझ लो, अपने ट्रुप्स को अंडरस्टैंड कर लो, अपनी एनवायरनमेंट को समझ लो, और उसके बाद चीजें ला लो। बिकॉज उनको जल्दी होती है, 2 साल का टेन्योर होता है, और वो सोचते हैं कि मैं एक अपनी पहचान कैसे बनाऊं, और अगर मैं ये चेंज कर दूंगा तो मेरी पहचान हो जाएगी यूनिट में। ये बिल्कुल जी। रॉन्ग फिलॉसफी है, और इसीलिए ये आपकी अग्निवीर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और आज अगर हम इसको जंग देख रहे हैं, यूक्रेन 4 साल जी। जंग आपकी चलाई जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके पास ट्रेंड जवान नहीं है इस युद्ध को लड़ने के लिए, और आप अपने फौज में डेफिशिएंसी आपने क्रिएट की। आप देखिए 2.5 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई, एग्री सर। तो आपने अपने फौज में 3 लाख आपके ट्रुप्स आपके कम हो गए। आपकी फौज 13 लाख से 10 लाख की हो गई, और अब आपने अग्निवीर का जो इनटेक है वो आपने 45,000 किया, और आपके 60,000 आपके जवान हर एक साल रिटायर हो रहे थे। उससे आपकी डेफिशिएंसीज बढ़ती गई। जब गवर्नमेंट को एहसास हुआ 3-3.5 साल के बाद, तो अभी गवर्नमेंट ने इनटेक इसका डबल कर दिया अग्निवीर का, जी। इसको 1 लाख कर दिया। वो एग्री। इनटेक बढ़ाने से आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है। पहले तो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स के पास इतनी जगह नहीं है, इतनी अकोमोडेशन नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि डबल अपने ट्रूप्स को ट्रेनिंग करा सके। आपके इंस्ट्रक्टर्स की नफरी भी उतनी है, बिकॉज आपका जो इस कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपकी जो एसेक होती है, आर्मी स्टैंडिंग एस्टैब्लिशमेंट कमेटी, उसने आपको एक मैन पावर ऑथराइज किया है जी। और आपके जितने उस्ताद हैं वहां पे ट्रेनर्स हैं आपके उतने ही हैं, आप एक डबल को नहीं ले पाएंगे। और अगर आप उस डबल लोगों को ट्रेन करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग में डाइल्यूशन आ जाएगी, आप उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पाएंगे लोगों को। एक क्लासरूम को अगर आप ले लीजिए, एक क्लासरूम में अगर एक स्टूडेंट और टीचर की रेशियो 1:40 है जी। और अगर मैं इसकी 1:80 रेशियो कर दूं, तो क्या आप इसको समझते हैं कि टीचर अपने हर एक स्टूडेंट के ऊपर तवज्जो दे सकेगी? नहीं। इट्स वेरी सिंपल योर मैनेजमेंट प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन फ्लाउटेड। ओके। लोगों को एक इसको डिसीजन जब ये लोग ले रहे हैं, एंड आई एम सरप्राइज के ये इनको इनपुट्स कौन दे रहा है और इनके एडवाइजर्स कौन है गवर्नमेंट के, जो इनको ये डिसीजंस जैसे निकल रही है इनकी, बिल्कुल। जो कौन इनको ये जो सोच दे रहा है। तो इसको दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, बिकॉज मैं कोई एस्पर्शन नहीं कास्ट कर रहा है इनके ऊपर, देयर आर कॉम्पिटेंट पीपल, बट जब इस तरीके के फैसले अगर आप लेंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे कि आपने किस बेसिस पे ये फैसला लिया। तो जहां पे फैसला लेना चाहिए वहां तो ले नहीं रहे। ड्यूरेशन बढ़ाइए, रिटेंशन इनटेक बढ़ाइए जी, और पे अलाउंसेस और कंडीशंस ऑफ सर्विस को बदली कीजिए, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को बदली कीजिए, छुट्टी ज्यादा दीजिए। एक ही फौज में 2 क्लास आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो 2 क्लास अगर क्रिएट करेंगे तो डिवाइड होगा वहां पे। फौज को आप डिवाइड कर रहे हैं। 2 टाइप के जवान आप एक यूनिट में कैसे रख सकते हैं? एक आपके नॉर्मल, एक आपके अग्निवीर है। या तो उनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ उसको सर्विस सेम रखिए, सेम रिस्क है दोनों को लाइफ का। एक ही ट्रेंच में दोनों हैं, एक ही कमांड पोस्ट पे दोनों काम कर रहे हैं, एक ही मोर्चे पे दोनों लगे हुए हैं, पर दोनों का एक का आप वो कैजुअलिटी हो जाएगा तो आपको उसकी ग्रेजुइटी अलग है, उसका वो कंपोजिशन अलग है, एक की आपकी ग्रेजुइटी अलग है, दूसरे की फर्क है। तो आप इस टाइप की डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ये कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है जिसके साथ डील कर रहे हैं आप, इस फौज के साथ डील कर रहे हैं। फौज इज नॉट द सेम एज द कॉर्पोरेट सेक्टर। जी सर, अभी भी वक्त है। उम्मीद करें कि सरकार शायद समझे इन चीजों को, क्योंकि ग्राउंड जीरो से जो चीजें आई है ना, मैं आज बोल रहा था क्योंकि मुझे
बड़े लंबे वक्त के बाद मौका मिला कि मैं बस उनके साथ आधा एक घंटा बैठूं, बातचीत करूं, तो बहुत कुछ पता चला। लेकिन थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल राजन कोलचर सर, थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय। आपने समय दिया, थैंक यू सर। हाथ को उठा के चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, भारतीय सेना हो या असम राइफल, कभी भी अपने जवानों को, अपने वेटरन्स को वो भूलते नहीं हैं। और ड्यूटी के दौरान अगर कोई जवान शहीद हो जाए तो उसके परिवार को कभी ये महसूस नहीं होने देते कि वो अकेले हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा ही दृश्य सामने आया जहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक हमारे जवान शहीद हो गए थे और उनकी बेटी की शादी होनी थी। जैसे रेजिमेंट को पता चला, रेजिमेंट ने जवानों को वहां पर भेजा और बहुत अच्छा लगा देखकर। जब हमारी बिटिया जो है वो स्टेज की तरफ जा रही थी, जवानों ने अपनी हथेली उस बिटिया के पैरों के लिए रख दी नीचे धरती पर। यही तो खास है इंडियन आर्मी में, यही तो खास है कि जो रेजिमेंट होती है वो सिर्फ ड्यूटी नहीं है, वो एक परिवार होता है। ये वीडियो देखिए, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। दोस्तों, इंडियन आर्मी अपने वेटरन्स को, अपने साथियों को कभी नहीं भूलती है और एक ऐसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश के बागपत में देखने को मिला, जहां पर शहीद जवान की बेटी प्राची की शादी थी। पिता कन्यादान के लिए आ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसी वक्त यूनिट के जवान जो हैं वो शादी में पहुंचे और रस्मों को निभाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी को हथेलियों पर चलवाकर स्टेज तक लाए। भावनाओं से परिपूर्ण इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। ये शादी अब क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्राची के पिता हरिंदर शहीद हो गए थे। हरिंदर के साथी फौजियों ने मिलकर इस शादी में 6,10,000 रुपया कन्यादान भी दिया। बागपत के गांव काठा के रहने वाली फौजी हरिंदर सिंह भारतीय सेना की 21 जाट रेजिमेंट में थे। वर्ष 2020 में अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग के दौरान एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। परिवार में इनकी पत्नी अमृता, बेटी प्राची और 2 बेटे हर्षित और अक्षित हैं। हरिंदर को अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती थी। इस पर साथियों ने भरोसा दिलाया था कि वह धूमधाम से बेटी की शादी कराएंगे। अक्सर इस तरह के वादे तो कर लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाने वाला कोई ही होता है। ये बात साथी सैन्यकर्मियों ने साबित कर दिखाई। अब समय बीता तो हरिंदर की बेटी की शादी तय हो गई। परिवार ने सामान्य रूप से निमंत्रण रेजिमेंट को भेजा था, लेकिन रेजिमेंट से 11 फौजियों की शादी की तैयारियों में सहयोग करने और पिता के स्थान पर खड़े होकर कन्यादान करने के लिए फौजियों को भेज दिया। तो यही वो रेजिमेंट है। इंडियन आर्मी की यही खास बात है कि वो कभी अपने वेटरन्स को, अपने साथियों को नहीं भूलते हैं। हाथ को उठा के जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फौजियों के साथ पुलिस क्या करती है ये हमने कई वीडियो में देख लिया है और ऐसा ही एक और वीडियो सामने आ चुका है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर रिटायर्ड सूबेदार राकेश सिंह के साथ थाना प्रभारी विजय केन ने थाने के अंदर
मारपीट करने का आरोप उनके ऊपर लगा है, थाना प्रभारी के ऊपर, और नशे की हालत में अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप रिटायर्ड सूबेदार राकेश सिंह ने लगा दिए हैं। उनकी आपने वीडियो भी देखा, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश, उनकी आंखों में वो आंसू, ये बता रहे हैं कि एक सूबेदार जिसने 28 से 30 साल इस वतन की रक्षा। जब मैं भाग के इसमें आकर के अपनी कार में बैठा तो 4 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, वो खिड़की तोड़ने लगे आकर के। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई थी, कि आप आ जाओ भाई साहब दोबारा बात करते। तो टीआई साहब उस पर खड़े थे, क्या नाम, इस चबूतरे पे, बोले ले सकता मेरी माँ 87 साल की, क्या हक है गाड़ी देने का? आज मैं रो के कह रहा हूँ, कल जाऊंगा वहाँ पे, मैं आज कसम खाता हूँ टीआई साहब को सस्पेंड करा के छोड़ूंगा। मैं कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। के लिए, वतन की रक्षा के लिए जिसने सरहदों पे अपनी जिंदगी निकाल दी, वो घर आकर कितना बेबस है इस खाकी के आगे। वो सूबेदार जिसकी कभी प्रशंसा देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, उनके साथ मंच साझा किया, आज वो देश के सिस्टम के आगे, खाकी के आगे कितना बेबस है। करके मुझे घसीटने लगे और बोला तेरी माँ चौधरी के अंदर। दोबारा जब मैं भाग के इसमें आकर के अपनी कार में बैठा तो 4 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, वो खिड़की तोड़ने लगे आकर। आप समझ सकते हो मेरी माँ 87 साल की, क्या हक है दादी देने का? आज मैं रो के कह रहा हूँ, कल जाऊंगा वहाँ पे, मैं आज कसम खाता हूँ टीआई साहब को सस्पेंड करा के छोड़ूंगा। पूरा मामला क्या है वो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन जब सूबेदार राकेश सिंह के साथ जो है इस प्रकार का व्यवहार किया गया, उसके बाद पूर्व सैनिक संगठन जो है और पदाधिकारी वो थाने पहुंचे, थाने का घेराव किया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया, काफी देर तक थाना परिसर में हंगामा होता रहा, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और स्थिति को संभाला गया। पूरा मामला क्या है? जानकारी के अनुसार रिटायर्ड सैनिक राकेश सिंह का पैतृक गांव मिहोना थाना क्षेत्र के असनेट है। राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के लोग पुष्पिंदर और ज्ञानेंद्र और संदीप सहित कुछ अन्य लोगों ने उनकी खेत में खड़ी फसल को काटने की कोशिश की। इस मामले को लेकर राकेश सिंह पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की और डीआईजी डॉक्टर असित यादव को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायत मिलने के बाद मिहोना थाना पुलिस असनेट गांव पहुंची और मौके पर पहुंचकर खेत में हो रही फसल कटाई को रुकवाया। इसके बाद मामले को सुलझाने और दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को मिहोना थाने बुलाया ताकि समझौते का प्रयास किया जा सके। गुरुवार को रिटायर्ड सूबेदार राकेश सिंह अपने भाई के साथ थाने पहुंचे। उनका आरोप है कि जैसे ही वह थाने पहुंचे, वहां मौजूद विरोधी पक्षों के लोगों ने पुलिस के सामने ही उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इसी बीच थाना प्रभारी विजय केन ने राकेश सिंह को अपने कक्ष में बुलाया। राकेश सिंह का आरोप है कि जैसे ही वह टीआई के कक्ष में पहुंचे, थाना प्रभारी ने गाली गलौज शुरू कर दी और अचानक उनकी कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगे। उन्होंने किसी तरह खुद को बचाया और कमरे से बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गए जो थाने के बाहर खड़ी थी। रिटायर्ड सूबेदार का आरोप है कि इसके बाद भी पुलिसकर्मी नहीं रुके। उन्होंने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया। कार से बाहर निकालकर उनके साथ मारपीट की गई। स्थिति बिगड़ती देख राकेश सिंह घबरा गए, किसी तरह थाने से भाग निकले। थाने से निकलने के बाद राकेश सिंह ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पूर्व सैनिक संगठन और अन्य पदाधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और संगठन से जुड़े लोग थाने पहुंचे और टीआई विजय केन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। फिर टीआई साहब सिविल ड्रेस में ये बैठे हुए हैं, भयंकर दारू पिए हुए थे और इन्होंने हमें बुला, एक लड़का आया बुलाने, बोले सब टीआई साहब बुला रहे, तो मैंने बयान दे रहे होंगे। नेचुरल में गया, जैसे ही मैंने सलूट भी मारी, इन्होंने सीधे मेरी 87 साल की माता जी, इन्होंने बोला मादर करने ने मारे, एक मारा ऐसे करके। तो मेरी डायरी और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब गिर गए वहां पे। और इन्होंने ये देखिए मेरी बटनें टूटी है, इन्होंने कॉलर पकड़ के मुझे घसीटने लगे और बोला तेरी। तो सोशल मीडिया पर वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा वायरल है। वीडियो को देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब हमारे फौजी भाइयों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। रिटायर्ड हमारे जवान हों, जेसीओ हों या हमारे ब्रिगेडियर हों, कर्नल हों
या सर्विंग ऑफिसर हों, किसी के साथ भी पुलिस जो है उनके ऊपर हाथ उठाने से पीछे नहीं रहती है। और ये बेहद शर्म की बात है, क्योंकि वो जवान, वो जेसीओ जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की हिफाजत के लिए निकाल दी, उसके साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार पुलिस करेगी, उसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर आखिर में सवाल यही आता है कि वो पार्टी जो सैनिकों के शौर्य के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में बैठी हो, उस पार्टी के ही स्टेट में इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा क्यों हो रही हैं? यानी कि जहां पर उनकी सरकार है, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? और क्यों नहीं देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री एक मैसेज पुलिस को देते हैं? शायद वो दिन ना जाने कब आए जब हमारे रक्षा मंत्री कहें कि इस प्रकार का व्यवहार अगर फौजियों के साथ किया गया, रिटायर्ड फौजी हो या सर्विंग हो, उनके साथ किया गया, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। और यही कारण है दोस्तों कि युवा भी ये देख रहा है, देश का जो युवा है, जेनजी है, वो भी देख रहा है कि फौजियों की क्या इज्जत है। उसके यही कारण है कि आज देश के युवा का मन जो है वो भर चुका है भारतीय सेना से। एक तो अग्निवीर ने पहले ही बेड़ा गर्क किया, और ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इन्होंने तो मिट्टी पलीत करती है, माफ करिए, मिट्टी पलीत करती है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। फिर टीआई साहब सिविल ड्रेस में ये बैठे हुए हैं, भयंकर दारू पिए हुए थे, और इन्होंने हमें बुला, एक लड़का आया बुलाने, बोले सब टीआई साहब बुला रहे, तो मैंने बयान ले रहे होंगे। नेचुरल में 11 जैसे ही मैंने सलूट भी मारी, इन्होंने सीधे मेरी 87 साल की माता जी, इन्होंने बोला मादर कर रहे ने, मारे एक मारा ऐसे करके, तो मेरी